स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम शायर है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत विभाजित हो गया। लगभग 200 वर्षों के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत छोड़ दिया और दो स्वतंत्र देशों भारतीय उपलक्षद्वीप में विभाजित हो गया। हिंदू बहुसंख्यक धर्मनिरपेक्ष भारत और मुस्लिम बहुसंख्यक धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान। भारत अभी भी धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन पाकिस्तान का धर्मनिरपेक्षता 1955 में समाप्त हो गया और यह एक इस्लामी राज्य बन गया। वैसे भी विभाजन का अनुमान 1947 से पहले लगाया गया था और जब अंग्रेजों के भारत छोड़ने के प्रयास बढ़े तो हिंदू, सिख और मुसलमान हजारों की संख्या में पाकिस्तान और भारत के बीच चले गए, लेकिन इनमें से कई लाखों लोग सीमा तक नहीं पहुंच सके। विभाजन की खबर बढ़ती गई और ब्रिटेन ने जल्दबाजी में वापसी की योजना बनाना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में अस्थिरता फैल गई और गरीबी के बादल छा गए। दो सीमावर्ती प्रांत, पंजाब और बंगाल, इस गरीबी के सबसे बड़े शिकार बने, जहां दंगों की आग जलने लगी। अंग्रेजों ने यह विभाजन कागज पर रेखा खींचकर किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका परिणाम हजारों लोगों का नरसंहार और विस्थापन था। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और बच्चों का अपहरण कर उन्हें बाजारों में बेच दिया गया। नरसंहार, यौन हिंसा, डकैती, लूट, जबरन धर्मांतरण सब आम बात थी। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंसक भीड़ और दंगों द्वारा लगभग 75,000 महिलाओं का बलात्कार किया गया था और यह केवल दर्ज किया गया डेटा है। वास्तव में यह संख्या लाखों में थी। पड़ोसी पड़ोसियों के दुश्मन बन गए। उग्रता अपने चरम पर थी। प्रसिद्ध लेखक सआदत हसन मंटो अपनी कहानियों में विभाजन के इस डरावने रूप को बताते रहे। खुशवंत सिंह ने अपनी पुस्तक ए ट्रेन टू पाकिस्तान में भी विभाजन के इस उदास चेहरे पर चर्चा की है। देश भर में फैली इस गरीबी ने न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हजारों वर्षों तक बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण वातावरण में रहने वाले लोग अचानक दुश्मन बन गए और उनके बीच सीमाएं बन गईं। लेकिन दोस्तों, यह दुश्मनी अचानक पैदा नहीं हुई थी। इस शत्रुता का जन्म एक सचेत प्रक्रिया या विशिष्ट साजिश के तहत हुआ था। यह सचेत प्रक्रिया क्या थी, हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे और भारत के विभाजन के मार्ग की कहानी देखेंगे। दो राष्ट्र सिद्धांत विभाजन का मार्ग। साथियों, भारत का विभाजन उस अंतिम समय के समझौते का परिणाम था जिसके तहत अंग्रेज भारत को आजादी देने वाले थे। लेकिन यह विभाजन कब बोया गया था? इसकी कहानी काफी पुरानी है। जब अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस लड़ाई के बसे प्रमुख संगठन के रूप में उभरी। इसका गठन 1885 में दादा भाई नौरोजी एओ जैसे नेताओं द्वारा किया गया था। लेकिन जब तक यह विभाजन तक पहुंचा, तब तक इसका मुख्य नियंत्रण महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी सहित इसके सबसे प्रमुख नेता एक राष्ट्र के विचार के समर्थक थे। अर्थात उनका मानना था कि देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एक राष्ट्र बनाते हैं और वे उसमें शांति से रह सकते हैं। यही कारण था कि महात्मा गांधी विभाजन से इतने परेशान थे कि जब कांग्रेस दिल्ली में स्वतंत्रता का जश्न मना रही थी तो गांधी दंगाइयों को हथियार रखने के लिए मनाने के नूह काली के पास जा रहे थे। गांधी का एक राष्ट्र का सपना टूट गया। वह खुद टूट गया था। वैसे भी कांग्रेस और गांधी के विचारों के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध दक्षिणपंथी राजनीतिक समूह से हुआ, जो कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में पैदा हुआ था। मुस्लिम लीग जैसे संगठन, जो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे थे, ने विशेष रूप से कांग्रेस के वन नेशन विचार को चुनौती दी। लीग के सबसे शक्तिशाली नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को एक हिंदू संगठन घोषित किया और गांधी पर हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जिन्ना ने देश के मुसलमानों से कहा कि चूंकि भारत में 80% लोग हिंदू हैं और लोकतंत्र में बहुमत से सरकार बनती है, इसलिए भविष्य में मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा। इसलिए मुसलमानों को एक अलग देश बनाने की जरूरत है। जिन्ना ने अपने टू नेशन थ्योरी में यह भी कहा कि मुसलमानों और हिंदुओं के हित अलग अलग हैं और इसलिए वे कभी भी एक देश में शांति से नहीं रह सकते। डॉक्टर शशि थरूर का कहना है कि लीग के अलावा हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर ने भी इसी तरह के तर्क दिए थे। डॉक्टर थरूर ने अपनी पुस्तक
YIM हिंदू में दावा किया है कि सावरकर दो राष्ट्र सिद्धांत के पहले दावेदार थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग के 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव से बहुत पहले 1937 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने पहले सिद्धांत दिया, किसने बाद में दिया, या किसने दिया या किसने नहीं दिया, या किसका सिद्धांत अलग था, इस पर आज भी बहस चल रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, और वह यह है कि दो राष्ट्र के विचार ने जन्म लिया था और यह भारतीय राजनीतिक जागृति का नकारात्मक परिणाम था जो विभाजन का कारण बनने वाला था। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में हिंदू मुस्लिम विभाजन के लिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा संघर्ष की तुलना में अंग्रेज अधिक जिम्मेदार थे। देखते हैं कैसे। नींव रखना विभाजन और ब्रिटिश विभाजन और शासन। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के लिए अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में कई हिंदू नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर वे भारत पर शासन करना चाहते हैं तो उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना होगा। इसलिए उन्होंने डिवाइड एट इम्पेरा नामक एक पुराने रोमन सिद्धांत के आधार पर एक फूट डालो और राज करो नीति अपनाई, और अपनी नीतियों के माध्यम से उन्होंने हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष पहले नहीं था, लेकिन इसका पैमाना काफी स्थानीय था, और इतिहासकारों का दावा है कि हिंदू मुसलमान भारत में बड़े पैमाने पर शांति से रहते थे। यह भारतीय सभ्यता के गौरव का प्रतीक बन गया। लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने हिंदू मुस्लिम विभाजन को राष्ट्रीय अवतार दिया। फूट डालो और राज करो न केवल धार्मिक आधार पर किया जाता था, बल्कि यह हर संभव कोण से किया जाता था। सिख मुसलमानों के खिलाफ, एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के खिलाफ, आदिवासी गैर आदिवासियों के खिलाफ आदि। यह विभाजन और शासन कई ब्रिटिश नीतियों में देखा जाता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सिखों, पठानों और गोरखाओं को खुश करने के लिए सैन्य भर्ती में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। अंग्रेजों ने विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किया, जबकि अवध, बिहार और दक्षिण के सैनिकों के साथ भेदभाव किया गया, क्योंकि वे 1857 के विद्रोह के मुख्य समर्थक थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने जाति के आधार पर विभाजन के लिए जाति आधारित रेजिमेंट भी बनाए। अंग्रेजों ने अन्य प्रशासनिक नौकरियों में भी विशिष्ट समुदायों के साथ भेदभाव करना और उन्हें खुश करना शुरू कर दिया। कई शिक्षित और प्रभावशाली नेताओं का उपयोग करके अंग्रेजों ने धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, अंग्रेजों ने मुस्लिम सुधारक सर सैयद अहमद खान को सक्रिय रूप से संरक्षण दिया और उनसे मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहिष्कार करने के लिए मनाने का आग्रह किया। समय और स्थिति के अनुसार अंग्रेजों को जो भी समूह अनुकूल लगा, वे उन्हें खुश करेंगे और समाज को विभाजित करेंगे। यह पूरी फूट डालो और राज करो नीति अपने चरम पर पहुंच गई जब 1909 में मौले मिंटो सुधार आए। इसके अनुसार मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल दिए गए थे। इसके अनुसार केवल एक मुसलमान ही एक मुसलमान उम्मीदवार को वोट दे सकता था, और इसलिए इसे सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल भी कहा जाता था। इसने हिंदू मुस्लिम मतभेदों का राजनीतिकरण और राष्ट्रीयकरण किया, और अब किसी भी तरह का सुलह मुश्किल लग रहा था। कुछ इतिहासकारों का यह भी दावा है कि 1857 के बाद हुए लगभग सभी दंगों का निर्माण अंग्रेजों ने किया था। ब्रिटिश कलेक्टरों ने गुप्त रूप से हिंदू पुजारियों से मुसलमानों के खिलाफ भाषण देने के लिए पैसे देने और हिंदुओं के खिलाफ भाषण देने के लिए मौलवियों को पैसे देने के लिए कहा। व्यवस्थित सांप्रदायिक जहर उपनिवेशवाद का चेहरा है,
जो आज भी हमारे समाज को परेशान करता है, न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में। वैसे भी 25% की आबादी के साथ मुसलमान ब्रिटिश भारत में सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक थे। सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा और पूर्वी बंगाल प्रांत के कई क्षेत्रों में भी वे बहुसंख्यक थे। यही कारण है कि मुस्लिम हिंदू विभाजन ब्रिटिश नीति की प्राथमिकता थी। साम्राज्यवादी शासन में मुसलमानों को कई राजनीतिक और प्रशासनिक लाभ दिए गए थे, जिनके वे 1947 तक आदी हो गए थे। उन्हें डर था कि आज़ादी के बाद शायद ये लाभ उनसे छीन लिए जाएंगे, खासकर अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। इसके अलावा जिन्ना पहले ही कांग्रेस को हिंदू पार्टी घोषित कर चुके थे। 1945 से 46 में मुस्लिम लीग को प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम वोट मिले थे और अब मुस्लिम लीग ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि यह मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि निकाय है। अब देखते हैं कि अंग्रेजों की जल्दबाजी में वापसी ने स्थिति को कैसे बदतर बना दिया। हैस्टी ब्रिटिश विथड्रॉवल। फ्रेंड्स, ब्रिटिश साम्राज्य जो द्वितीय विश्व युद्ध में असफलताओं का सामना कर रहा था, पहले ही अपना वैश्विक आधिपत्य खो चुका था। इसके अलावा 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्थिति को कैसे बदतर बना दिया। हैस्टी ब्रिटिश विथड्रॉवल। फ्रेंड्स, ब्रिटिश साम्राज्य जो द्वितीय विश्व युद्ध में असफलताओं का सामना कर रहा था, पहले ही अपना वैश्विक आधिपत्य खो चुका था। इसके अलावा 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करोया 3 जून को माउंटबेटन ने कांग्रेस और लीग को एक अल्टीमेटम दिया और कहा कि अंग्रेज अगस्त 1947 तक भारत छोड़ देंगे। इतने वर्षों के संघर्ष के बाद नेताओं के पास कोई विकल्प नहीं था। उनके पास केवल 2 ही विकल्प थे, या तो वे बिना किसी समाधान के एक स्वतंत्र भारत को स्वीकार करते हैं, जहां रियासतें अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करती हैं और देश को खंडित करती हैं, या वे विभाजन को चुनते हैं और केवल 2 राज्य बनाकर इस गरीबी से बचते हैं। अधिकांश नेता जो 2 अलग अलग राज्यों का विरोध कर रहे थे, उन्हें भी इस समझौते को बलपूर्वक स्वीकार करना पड़ा और इसका मुख्य दोषी अंग्रेज थे। उनकी सचेत विभाजनकारी नीति और उनका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। वैसे भी सिरिल रैटक्लिफ द्वारा सीमांकित सीमाओं के तहत पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को और भारत ने 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाया। 2 देशों का विभाजन विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीति में से एक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। कृपया लाइक करें।